जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं थोड़े से ब्रेक के बाद मेजर जनरल डॉक्टर एस बी अस्थाना। उनसे हम जो रीजन में एस्केलेशन या फिर कहें मिलिट्री बिल्डअप जैसे हालात हो रहे हैं उस सबको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे इक्वेशंस है, किसके पीछे क्या है और क्या आगे नजर आएगा। और इस पूरे जो एस्केलेशन है उसके बाद जो रीजनल इम्पैक्ट इसके क्या नजर आएंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। बहुत धन्यवाद सर। सर, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो एस्केलेशन है उसको देखें, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। आई एम श्योर आप उस पे सब पे अपडेटेड ही होंगे। प्लस जो ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में एक मिलिट्री बिल्टअप है। अगर हम उस पूरी सिचुएशन को देखें तो सर कहीं ना कहीं केंद्र में हमें अमेरिका नजर आता है कि कहीं, क्योंकि सर जो कुछ पाकिस्तान भी कर रहा है अफगानिस्तान के विरुद्ध, उसके पीछे भी मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका उसके पीछे है। और जो ईरान और इसराइल तो है वहां तो नजर ही आता है क्लियरली। सर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और जो रीजनल इम्पैक्ट इस पूरे एस्केलेशन जो हमें नजर आ रहे हैं उसके क्या आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका ईरान की अगर हम बात करें तो अमेरिका को लगता है कि ईरान के पास जो, अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो इसराइल जो कि छोटा सा देश है उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, क्योंकि एक न्यूक्लियर बम और इसराइल खत्म। तो किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देना है। और अगर उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी समझें हम, जो उनकी सामरिक नीति है, 1969 में जब शाह ऑफ ईरान से सत्ता बदली थी और खुमैनी पावर में आए थे, तब से जो स्ट्रेटजिक एम है अमेरिका का, वो हमेशा से यही रहा है, अमेरिका का भी और इसराइल का भी, कि किसी तरीके से सत्ता परिवर्तित किया जाए। हालांकि वो अभी तक सफल नहीं हुआ। और आपको याद होगा 2015 में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, जो ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में हुई थी। और आपके दर्शकों को इसको मैं रिकैपिचुलेट कर दूं, इसको दोबारा से बता दूं कि बिल्कुल ये सर, मैं था इसको क्या। मेंशन भी करना चाहती थी कि जो डील हो चुकी थी फिर उस पे पलटा अमेरिका हाँ ही। हाँ हाँ। तो हुआ क्या था कि ओबामा ने ये डील साइन की थी कि आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और उसके बदले में अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा। जो रिपब्लिकन्स थे, उनका ये कहना था कि नहीं, ये डील काफी नहीं है। उनका ये कहना था कि अगर ये मिसाइल डेवलप कर लेते हैं, और मिसाइल्स जो हैं वो इसराइल के अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकती हैं, क्योंकि छोटा सा देश है, तो डील ऐसी होनी चाहिए जिसमें न्यूक्लियर के ऊपर भी पाबंदी हो, मिसाइल के ऊपर भी पाबंदी हो, और जो ईरान, हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, इनकी मदद करता है, उसके ऊपर भी नकेल कसी जाए। तो जब तक ये डील नहीं होती है तो ये डील सही नहीं है, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना था। और जैसे ही वो पावर में आए, उन्होंने वो डील से विड्रॉ कर दिया। अब उसको विड्रॉ करने के बाद उन्होंने खूब सारी सैंक्शन लगा दी, और ये स्थिति अभी तक चल रही है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने सिचुएशन ये है कि जो भी डील अगर वो साइन करते हैं, या जो भी ईरान, जिस चीज के ऊपर ईरान को वो बाध्य करते हैं साइन करने के लिए, वो पहले से बेहतर होनी चाहिए। नहीं तो ये माना जाएगा ना कि न्यूक्लियर कंट्रोल करने के लिए वो तो पहले भी डील साइन हो गई थी, तो उतने से तो उनको फायदा नहीं होगा, और ना ही कोई पॉलिटिकल फायदा होगा। तो ये उनकी मजबूरी है। और उस मजबूरी में, जैसा कि उन्होंने देखा, पहले एक बार खुद से फायर कर दिया जब इसराइल और ईरान की युद्ध छिड़ा था, तो कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी तरफ से सारे न्यूक्लियर हथियार ठिकानों के ऊपर फायर किया, बंकर बस्टर बॉम्ब मारे, और ये भी डिक्लेयर कर दिया जी मैंने बर्बाद कर दिया इनका न्यूक्लियर। लेकिन वो बर्बाद हुआ नहीं, एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है, और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने पहले ही हटा दिया था। तो ये इनकी एक चिंता है। और अब उन्हें ये लग रहा है कि अब अगर मैं करूं तो सबसे पहले तो उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इतना तो मैं पहले भी कर चुका हूं ना, तो उससे ज्यादा होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जो है, आप देखिए कि जितनी ज्यादा फौज वहां पे इकट्ठी की है, वो उसी संदर्भ में इकट्ठी की है। उस समय इसराइल बहुत जोश में था, क्योंकि इसराइल और हमास का उस समय फैसला हुआ नहीं था। ठीक, हमास, उनके सारे जो बंधक थे वो वापस नहीं आए थे, अब तो सारे आ गए हैं वापस, और हमास फिर भी लड़े जा रहा था। तो इसराइल उस समय ईरान के ऊपर हमला करने में उसने काफ़ी
एयर अटैक किए और अमेरिका को ये भरोसा दिलाया कि हमने एयर डिफेंस का थ्रेट इनका खत्म कर दिया है, अगर आप बॉम्बर भेजें तो आप बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग हो गई है। अब अमेरिका कैसा चाह रहा है कि इनके ये न्यूक्लियर बम बिल्कुल ना बनाए। जो इन्होंने एनरिच किया है यूरेनियम, वो उठा के यूएसए में भेज दो। मिसाइल नहीं बनाएंगे आप, किसी भी प्रॉक्सी की मदद नहीं करेंगे, ऐसा वो चाह रहे हैं कि वो इस, और नहीं करते हो तो वो है ना, बैड बैड थिंग्स विल हैपन। तो ये वो उन्होंने बोला है कि 10 दिन के अंदर आप इस चीज के लिए मान जाओ, नहीं मानते हो तो बैड थिंग्स विल हैपन। लेकिन ये एक गलत स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि एक रिजीम, जो खुमैनी की रिजीम है, जो शाह को हटा के आई थी, जो एक पावरफुल रिजीम है, वो कभी भी इस चीज के लिए राजी नहीं होगी। ये जो आप तो बोल रहे हो कि आप बिल्कुल ही क्या बोलना चाहिए, अपना डिफेंस बिल्कुल ही खत्म कर दो, तो वो इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे। और जाहिर है कि बातचीत के ऊपर बातचीत हो रही है, और अभी जो लास्ट बातचीत हुई है जिनेवा में हुई है, कल परसों बात हुई, और कल उसके बारे में जो भी पता चला है उसके मुताबिक जो अमेरिका की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी। ईरान का ये कहना है कि भैया ये नहीं होगा, मैं इतना मान सकता हूं कि मैं न्यूक्लियर बम ना बनाऊं, पहली बात, और ज्यादा न्यूक्लियर को एनरिच करने के लिए मैं उसके ऊपर पॉज लगा दूं, उसके ऊपर मतलब उधर रुक जाऊं। ये इतना तक तो मैं मान सकता हूं, लेकिन मिसाइल की मैं बात नहीं करूंगा, और बाकी और कोई मैं बात नहीं करूंगा। रिजीम चेंज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब ये दोनों साइड ठन गई हैं। ये ईरान कहता है भैया अब मैं भी तैयार हूं, उन्होंने थोड़ा सा एयर डिफेंस भी उनका बढ़ गया है, कुछ उनको चीन से मिसाइल भी मिली हैं, रूस से भी कुछ हथियार मिले हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी जनरल्स का भी यही कहना है कि भैया अगर आप अब हमला करेंगे तो नुकसान तो होगा, अमेरिकी भी मरेंगे, और जो आसपास जो बेसेस हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कैच 22 सिचुएशन में आ गए हैं कि आगे बढ़ूं ना बढ़ूं। तो अभी अ, अगले 4-5 दिन में वो क्या नौटंकी करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। अब आते हैं बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर। अब इसमें जो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री को खूब मार पड़ रही है बीएलए से और टीटीपी से। अब उस मार पड़ने से वो हमेशा बोलते रहे कि भाई ये जो है इनको सपोर्ट मिल रहा है तालिबान रिजीम से, अगर वो इनकी मदद ना करें तो ये इतने ताकतवर नहीं हो सकते। और अब उनकी जान हलक में आ रखी है, इसलिए क्योंकि उनके कुछ फौजी भी उन्होंने बंदी बना लिए। तो हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि ना सिर्फ उनके फौजी मार दिए, बल्कि उनके फौजी बंदी भी बना दिए। दूसरा मसला जो इन दोनों के देशों के बीच में, वो है ड्यूरेंड लाइन का। अफगानिस्तान ने कभी भी ड्यूरेंड लाइन को नहीं माना। अफगानिस्तान का यह कहना है कि ड्यूरेंड लाइन हमारा जो पश्तून लोग हैं उनको दो हिस्सों में बांट देती है, इसलिए ये लाइन कम कभी भी नहीं मानेंगे, और ना उन्होंने कभी माना। जहां जब उनके बेस्ट संबंध थे पाकिस्तान से, तब भी वो नहीं माने थे। और पाकिस्तान ने क्या करा कि उनकी मदद करने के चक्कर में और उनको किसी ना किसी तरीके से वो कोशिश ये करते रहे कि ड्यूरेंड लाइन में फेंसिंग लगा दे। तो उन्होंने भी काफी हद तक फेंसिंग लगा दी है, थोड़ी बहुत बाकी रह गई थी सिर्फ। तो वो तालिबान को पसंद नहीं था, और ये जाहिर था कि तालिबान जो है वो चुप नहीं बैठेगा उसके ऊपर। अब क्या हुआ कि जब ये टीटीपी और बीएलए के हमले बढ़ गए, तो पाकिस्तान को के पास एक एडवांटेज है अफगानिस्तान के खिलाफ। वो है कि उनके पास एयर पावर उनकी अच्छी है, एयरफोर्स अच्छी है, नए हवाई जहाज हैं, पायलट्स भी ट्रेंड हैं। तो एयर स्ट्राइक्स में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। तो उन्होंने क्या करा कि पहले तो बॉर्डर पर किया फायरिंग, और ये सोच के कि भाई बॉर्डर पर जो है फायर करने के बाद में हम तो सिर्फ टेररिस्ट को फायर कर रहे हैं, जो ये इंडिया का मॉडल है, तो शायद तालिबान उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन मैंने उसी दिन कह दिया था, और कई चैनल्स पर कहा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता, तालिबान पक्का बदला लेगा, और तालिबान ने बदला लिया। तो तालिबान ने फिर अटैक किया, और फिर इन्होंने उसको थोड़ा सा बढ़ा के काबुल वगैरह में बम्बार्डमेंट कर दिया। ये लोग कहते हैं हमने मिलिट्री टारगेट पे किया, वो बोलते हैं कि नहीं सिविलियंस पे किया। पहले वाला भी वही क्लेम काउंटर क्लेम होते रहते हैं। अब सिचुएशन ये है कि उधर भी थोड़ी एक तरीके से लड़ाई ठन गई है। और
जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान क्योंकि अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, जो उनके अपने लोग हैं, उनको वो समझा नहीं पा रहा है कि मिलिट्री इतनी कमजोर क्यों पड़ गई है बीएलए के खिलाफ और टीटीपी के खिलाफ। तो अब उसने, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है एयर पावर। अब ग्राउंड पावर में तो तालिबान उनको अच्छी टक्कर दे सकता है, तो एयर पावर का वो जो है एक तरीके से अटैक करके एयर से थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मैं अभी मतलब हारा नहीं हूँ। तो ये बट सिचुएशन सर इस जगह बन अफगानिस्तान रही ने तो उनका F-16 गिरा दिया, है। F-16 मार दिया अफगानिस्तान ने उनका एक, पाकिस्तान का। हम्म। तो ये इंटरेस्टिंग खबर है। वो अभी आप देखिए क्या होगा कि उनके पास भी थोड़ा बहुत एयर डिफेंस है। कुछ हथियार अमरीकी छोड़ के गए थे वहां अफगानिस्तान में, वो हथियार भी उनके पास है। और कुछ हथियार उनके पास, ड्रोन्स भी हैं, कुछ उन्होंने ड्रोन्स भी मारे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल भी हवाई हमला नहीं किया, थोड़ा बहुत हवाई हमला उन्होंने भी किया है, हालांकि उतना कारगर नहीं है जितना पाकिस्तान का है। तो तालिबान इतना आसानी से तो मानने वाला नहीं है। तालिबान ने, जब अमेरिका उसके पार नहीं पा सका, रूस को उन्होंने जीतने नहीं दिया, अमेरिका को जीतने नहीं दिया, तो पाकिस्तान की भी बस की बात नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान एयर अटैक में कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और यही पाकिस्तान मिलिट्री जो है अपने देशवासियों को बताना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, क्योंकि मैंने एयर अटैक में उनका इतना नुकसान कर दिया। और बढ़ा चढ़ा के कैजुअलिटीज वो बताएंगे जो कि वो बता रहे हैं। तो ये बात होती है। तो अब अगर आप देखें अमेरिका का जहां तक सवाल है, अमेरिका की इस समय थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, और इसीलिए सिचुएशन ये ज्यादा पेचीदी हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप फंसे हुए हैं, एप्स्टीन फाइल में उनकी जान नहीं निकल रही है वहां से बाहर। टैरिफ के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन अलग दे दिया है, तो एक तरीके से इंटरनल उनको दिक्कत हो रही है, रेटिंग डाउन हो रही है हर रोज। इस हालत में, जैसे नेतन्याहू करते हैं ना, ये लड़ाई छेड़ दो और लड़ाई चलने दो जब तक हालात सही नहीं हो जाते। तो उस हालत में लग रहा है कि शायद कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप भी यही सिचुएशन में तो ना नहीं आएंगे कि पहले उन्होंने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए मदुरो को उठा लिया वहां से कि ये देखो कितना जबरदस्त ऑपरेशन कराया मैंने, और अब वो जो है इस चक्कर में है कि ईरान के ऊपर मैं कुछ ऑपरेशन कर दूं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला में बहुत फर्क है, और ईरान में जो है, मुझे मेरे हिसाब से उनकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, जो उनका एम है। क्योंकि किसी भी चीज को जब हम बोलते हैं, मैं स्ट्रेटजी के तौर पे बताता हूं कि स्ट्रेटजी सही नहीं है, तो एम आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए। एम प्रैक्टिकल नहीं है। आप ये सोचते हो अगर कि एक रेडिकल रिजीम है, वो डर से अपने हथियार और मिसाइल आपके सुपुर्द कर देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। डर से वो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। उन्होंने अभी, खुमैनी ने अपना सक्सेसर नियुक्त कर दिया है कि अगर मैं मारा जाता हूं तो मेरे बाद नेक्स्ट कौन होगा, फिर नेक्स्ट कौन होगा। और ये भी माना जा रहा है कि अगर मान लो ये रिजीम चेंज भी होती है, या ये खुमैनी या रिलीजियस लीडर्स इनके मर भी जाते हैं, उस हालत में आईआरजीसी टेक ओवर कर लेगा, वो और ज्यादा कट्टर है। तो वो बिल्कुल और सर। ज्यादा भयानक सिचुएशन होगी उनके एलाइज के लिए जो उनके आसपास हैं। और स्ट्रेट ऑफ हरमुज, जो गल्फ से जो तेल आता है, 20% वर्ल्ड का तेल वहां से आता है, तो उसके लिए भी होगी, और इनके अमरीकियों के जितने बेस हैं उनमें भी नुकसान होगा। और लास्ट पॉइंट मैं ये सर बताऊं, जी। हाँ, लास्ट पॉइंट, ईरान के पास में आज की डेट में ऐसी मिसाइल हैं जो हम्म, अमरीकियों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है। जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहिए थी, जो जैसे आपने कहा कि स्ट्रेटजी जो है वो उसकी, सॉरी, अमेरिका की वो ठीक नहीं है। यहाँ पर सर क्लियरली जो समझ में आता है वो ये कि यूएस का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, वो बता कुछ और रहे हैं और अचीव कुछ और करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियरली नजर आता है, जैसे कि उन्होंने सर हिजाब और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट, वो पहले वो बवाल हुई या ड्रामा मचाया, फिर उसके बाद कहा कि चलो ठीक है, वहां पे जिनको फांसियां देनी थी वो भी दे दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट में आगे, फिर उसके बाद मतलब सर कहीं न कहीं अमेरिकन स्ट्रेटेजी में
कंफ्यूजन नजर आता है। और क्लियर ऑब्जेक्टिव सर अमेरिका का आखिर है क्या? क्या ईरान में रिजीम चेंज करा के क्या वो डेमोक्रेसी ले आएंगे, ह्यूमन राइट सेव कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर वहां पर रिजीम चेंज होता है तो कोई ऑल्टरनेटिव अभी उतना मजबूत नहीं है और ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। तो क्या सिर्फ जो अल्टीमेट गोल है वो ऑयल, वॉर फॉर ऑयल ही है जो अमेरिका करता है ईरान के पीछे भी? देखिए, जो उनका अल्टीमेट गोल है और जो स्ट्रेटजी आपने जो बताया कि पहले वो ये कह रहे थे फिर वो ये कह रहे थे, तो उसको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में लगा के और उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्टीमेट गोल तो यही है कि रिजीम चेंज हो जाए और ऐसी रिजीम आए जो हमारे फेवर में हो। अब उसका ऑल्टरनेटिव क्या था कि वो उसको राजा के लड़के को ले आओ, पहलवा, उसको रिजवी को। रजा शाह पहलवी सर। जी, हाँ, पहलवी। लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज इन्होंने क्या करा कि इकोनॉमिक हालत, सैंक्शंस लगा के ईरान की इकोनॉमिक हालत तो खराब है, तो माली हालत खराब हो गई, इकोनॉमी बिगड़ गई, रियाल की वैल्यू बहुत डाउन हो गई। तो प्रोटेस्ट हुए, काफी सारे प्रोटेस्ट हुए, और उस समय प्रेसिडेंट ट्रम्प को लगा कि यार ये अच्छा मौका है। लेकिन वो ये यकीन नहीं कर पाए कि ईरान की जो कट्टरपंथी सरकार है वो कितना दबा सकती है इन प्रोटेस्ट को। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने, आपको याद होगा कि एक ट्वीट किया था कि आप जो है सारी इंस्टीट्यूशंस ले लो एंड हेल्प इज कमिंग, ऐसे करके उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो उस समय यह था कि भाई जो अंदरूनी प्रोटेस्ट वाले हैं वो रिजीम गिरा दें, तो उसके बाद में मैं थोड़ी सी मदद करके और थोड़ा सा मिलिट्री एक्शन करके और मैं खुमैनी की सरकार को हटा पाऊंगा, ऐसा उनका कैलकुलेशन बैठी था। गंगा में हाथ धो के चंगे हो जाए मतलब, बस। हाँ, तो लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि ये ईरानी जो हैं वो अपने, ईरानी सरकार आईआरजीसी वहां पर उनको कंट्रोल कर पाई, पहले चीज प्रोटेस्ट को। और दूसरी चीज ये है कि जितनी ये लोग, अ, हालांकि उनके लोग भी खुमैनी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं, नाराज हैं, इकोनॉमी के कारण नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं, लेकिन जितने वो खुमैनी से नाराज हैं उससे ज्यादा नफरत भी वो करते हैं ट्रंप और इसराइल से। तो वो नफरत जो है उसकी क्वांटिटी इससे ज्यादा है। और इस कारण क्या होता है कि जब अमेरिका धमकियां देता है तो ईरान को मदद मिल जाती है, खुमैनी रिजीम को मदद मिल जाती है, क्योंकि इकट्ठे हो जाते हैं वो सारे। तो ये कैलकुलेशन एक गलत कैलकुलेशन थी। तो पहला रिजीम चेंज का ऑप्शन उन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी मैं मिलिट्री पोस्चरिंग कर देता हूँ, यानी कि काफी भयानक मिलिट्री वहां पे डिप्लॉय कर देता हूँ तादाद में, और फिर अब उनको बोलता हूँ, जैसे होता है ना कनपटी में बंदूक लगा के, कि अब मेरी बात मानो, नहीं मानोगे तो ये मैं गोली चलाने वाला हूँ। तो अब उन्होंने वो सिचुएशन डाल दी। अब उस सिचुएशन में भी ये कट्टरपंथी हैं, वो डरे नहीं, और अब वो बिना डरे वो ये साफ बता रहे हैं कि भाई आप ये करोगे तो ठीक है, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन आपको भी ले डूबेंगे, ये वाली कहानी है। तो उन्होंने बोला है कि अब हमें जो होगा सो होगा, वो बात की बात है, लेकिन अमरीकियों के सारे बेस भी बर्बाद करेंगे और आसपास जितने एलाइज हैं उन्हें भी मारेंगे, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हमारी हालत खस्ता हो रही है तो पूरे विश्व की भी खस्ता होने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये उन्होंने एक तरीके से अल्टीमेट उन्होंने भी दे दिया है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने दूसरा ये था कि यार किसी तरीके से बातचीत करने से, अब मैं क्यों बोलता हूं कि स्ट्रेटेजी गलत है, उनकी स्ट्रेटेजी में दूसरी मुसीबत क्या है कि प्रोफेशनल डिप्लोमेट तो है नहीं एडवाइस करने वाले। नेगोशिएट कौन कर रहा है? एक उनका दामाद और एक उनका जो व्यापारी दोस्त है, तो विटकॉफ। तो विटकॉफ और कुशनर। और फिर जरान कुशनर, उनके हाँ, दामाद। तो अब ये दोनों जो हैं, पारी सारी डिप्लोमेसी एक तरफ, और वो होते हैं ना सारी, और मेरे रिश्तेदार एक तरफ वाली बात है। तो अब उनके थ्रू आप हर चीज करा पाए इतना आसान नहीं है। वो जरूरी है, जो ठीक है कि वो आपके भरोसेमंद है, वो बात अलग है। तो अब क्या है कि उनके, ऐसा माना जा रहा है कि उनके जनरल ने भी ये कहा है कि अगर आप इस पे अटैक करते हैं तो नुकसान तो होगा, और काफी नुकसान होगा। और दूसरी चीज ये है कि उतना लंबा आप नहीं खींच पाएंगे इसको, कि ईरान कैपिचुलेट हो जाए, उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना एमुनिशन इनका कम है। इन्होंने काफी एमुनिशन इसराइल में दिया, काफी एमुनिशन इन्होंने यूक्रेन में दिया, ट्रम्प के आने से पहले उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं है। तो उनकी हालत भी इतनी कोई बहुत भयानक, बहुत जबरदस्त नहीं है, हालांकि। और प्लस सर इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है अमेरिका की। हाँ, और तो वो तो प्लस चलो खैर, डोमेस्टिक अमेरिका बड़ी डिससेटिस्फैक्शन। इकोनॉमी है तो झेल सकता है, ऐसी बात नहीं है। बड़ी इकोनॉमी है तो वो तो उनके पक्ष में एडवांटेज ही रहेगी ईरान के मुकाबले, क्योंकि ईरान की भी इकोनॉमी खराब है। लेकिन जी। इतना है कि ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद करना अब इस समय अमेरिका के बस की बात नहीं है।
क्योंकि उसमें वक्त लगेगा। दूसरी चीज ये है कि रिजीम चेंज, ये मैं दोबारा बताता हूं, रिजीम चेंज तब तक नहीं हो सकता जब तक अमेरिकी सोल्जियर ग्राउंड पे ना उतरे। सिर्फ स्टैंड ऑफ अटैक करने से, जैसे पहले इन्होंने हुदीज के ऊपर इतने सारे स्टैंड ऑफ अटैक करे, एयर अटैक करे, बम्बार्डमेंट करा, हुदीज भी नहीं माने। सिर्फ स्टैंड ऑफ अटैक करने से कोई भी रेडिकल सरकार घुटने नहीं टेकेगी। वो मर जाएंगे लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। तो उससे नहीं हो पाएगा, अगर आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। और फिजिकली जाने का मतलब है कि आप अफगानिस्तान की तरह दोबारा फंस भी सकते हैं। तो ये सिचुएशन में जब उन्होंने अपने आप को डाल लिया है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि स्ट्रेटजी सही नहीं है। अगर आपके एम कंट्रोल्ड होते तो शायद आप अभी नेगोशिएशन में काम निकाल जाते। अगर एम इतना होता कि भाई ठीक है, आप ना न्यूक्लियर बम बनाएंगे और ना आगे जो है वो करेंगे इसको, और हम आपकी फिर सैंक्शन हटा देंगे, अगर इस किस्म से कुछ नेगोशिएट करते तो शायद बेटर पोजीशन पे आते। लेकिन वहां फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प की नाक कटने वाली बात है, यार यही तो ओबामा बोल रहा था, तो वो उसको क्यों कैंसिल कर दिया तुमने? तो वहां पे जी ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सवाल है, इन लोगों सर, ने इसमें मैं स्टैंड ऑफ अपना एक अटैक करने सवाल से, जोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं अपना एक सवाल जोड़ देती हूँ सर। जो हो रहा है सब समझ में आ रहा है और एस्केलेशन हो रहा है। इनफैक्ट हिबतुल्लाह अखुनजादा के मरने की भी खबरें आ रही हैं स्ट्राइक में, लेकिन अभी कंफर्मेशन अफगानिस्तान की तरफ से ऑफिशियली नहीं हुआ है। लेकिन सर, जो कुछ भी हो रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, क्या इसमें भी मतलब पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है अमेरिका, और उसमें कुछ अमेरिका का इंटरेस्ट है क्या? आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? इसमें इस सिचुएशन में मैं अमेरिका का इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देखता हूं। दो कारण हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि जीरो इंटरेस्ट है। जीरो इंटरेस्ट क्यों नहीं है वो मैं समझाता हूं आपको। कि देखिए, उन्होंने बोला कि मैं इतने पैसे लगाऊंगा और मिनरल्स मैं बलूचिस्तान से निकालूंगा, अमेरिका ने। ये यही तो प्रपोजल लेके गए थे ना आसिफ मुनीर। अब वो तब कब होगा? जब बलूचिस्तान शांत हो जाए। अब अगर बलूचिस्तान शांत नहीं होता तो जाहिर है कि अमेरिकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो ये एक इनडायरेक्ट प्रेशर हो गया पाकिस्तान के ऊपर कि भैया, अगर आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने प्रॉमिस तो आप करके आ गए, लेकिन खुश करना है, वो पैसे अगर इधर लगाने हैं तो पहले उसको शांत करो ना। तो शांत तो हो नहीं रहा। अब शांत नहीं होने के कारण उन्होंने इसको एस्केलेट करा, और एस्केलेट करके पहले उन्होंने उधर बीएलए को कंट्रोल करने की कोशिश की, वो नहीं हुए। तो फिर उन्होंने बॉर्डर पे फायरिंग की कि भाई अब तालिबान मदद कर रहा है तो तालिबान को सबक मिलना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तो अब जो है ये डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो गई। तो अमेरिका के इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए उनकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब वो सिक्योर होगा। वही चीज चाइना के साथ है कि सीपीईसी के जो में पहले उन्होंने 60 बिलियन, चाइना ने बोला था कि हम देंगे पैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। अब वो कॉरिडोर में वहां तो 23 चीनियों को मार दिया बीएलए ने। तो जब इतने चीनी मर गए हैं, तो अब उनकी भी यही कहना है कि भैया अब हम और पैसे नहीं देंगे। तो चीन ने क्या करा? अभी तक सिर्फ पैसे दिए हैं $30 बिलियन। वो पैसे किस लिए दिए हैं? बोला उन्होंने कि कोयले से एनर्जी बनाओ, बिजली बनाओ। और वो बिजली वो इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिजली जो बन रही है वो इतनी महंगी है कि पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है उसको खरीदना। तो वो बिजली जा रही है वापस शिनजियांग, चीन में। तो अभी जो उन्होंने पैसा, क्योंकि चीनी व्यापारी दिमाग है, बहुत जबरदस्त दिमाग है इस मामले में। तो उन्होंने बोला इतने पैसे मैंने तुम्हें दिए, इसका इसकी तो आ गई एनर्जी। कुछ उन्होंने रोड बना दी है, कुछ रेल भी बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत कम पैसा उसमें लगा है। अब वो बोलते हैं भाई बाकी पैसा मैं नहीं लगाऊंगा, पहले शांत करके दिखाओ। तो अब जब तक वो शांत नहीं होता तब तक पाकिस्तान के दोनों तरफ से वो फंसा हुआ है। तो इसलिए जो है ये पाकिस्तान मिलिट्री अंडर प्रेशर है। और ये एक तरीके से जो आपने सवाल पूछा कि अमेरिका का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वहां पर इन्फ्लुएंस बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है, ये इन्फ्लुएंस है। सर, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जैसे हिबतुल्लाह खुनजादा जो तालिबान टॉप लीडर, सुप्रीम लीडर, जो इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान उसके लीडर हैं, उनके जो सर उनको एलिमिनेट करने की खबरें आ रही हैं। क्या, अगर, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सर अगर ऐसा होता है तो किस तरह की चीजें और हालात अफगानिस्तान और उस सब में देखने को? मैं नहीं समझता कि बहुत भयानक कोई चेंज होगा, क्योंकि जो अफगानिस्तान के रूलर्स हैं उसमें भी 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल काफ़ी हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी भी पहले खबरें थी कि अखुंद ज़्यादा इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हालांकि सुप्रीम लीडर नाम के लिए वो है, लेकिन
जो काबुल वाले लीडर्स हैं, हक्कानी ग्रुप भी है, ये लोग एक तरीके से डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग ज्यादा स्ट्रांग थे। तो अगर अखुंड ज्यादा की खबर जो है, अगर ये सही भी निकलती है तो लीडर चेंज हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भयानक उनको फर्क पड़ेगा। और जितने भी ये रेडिकलाइज्ड जो संस्थान होते हैं और ये जितनी रेडिकलाइज्ड रिजीम है, उसमें आपने देखा होगा कि अब हमस के कितने लीडर मरते गए, एक मरा, दूसरा आया, दूसरा मरा, तीसरा आया, वो चलते रहा कभी तक। सिमिलरली हिजबुल्लाह भी अभी तक कमजोर पड़ गए हैं, सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लीडरशिप के कारण जो है वो उन्होंने काम बंद कर दिया, काम नहीं बंद हुआ। तो वही चीज इन लोगों के लिए भी लागू है। तालिबान भी एक कट्टर रिजीम है, और एक मरेगा तो दूसरा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक लीडर को मार दिया तो वो कहानी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। लेकिन सर एक बात तो तय है कि अगर हिजबुल्लाह अखुंज़ादा की खबर कंफर्म हो जाती है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को जो मौजूदा शेप एंड साइज उसमें छोड़ने वाला तो नहीं है, क्योंकि पहले भी अफगानिस्तान को लगातार स्ट्राइक कर चुका है, जिसमें बच्चे, महिलाएं और इनफैक्ट अफगानिस्तान क्रिकेटर्स भी शामिल थे। तो ये सारी चीजें सामने हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे एस्केलेशन पर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में चल रहा है, लगातार रैपिड अपडेट आ रहे हैं। और अफगानिस्तान से आगे बढ़े ईरान और अमेरिका इसराइल की बात करें तो वहां पर भी मिलिट्री बिल्टअप काफी स्ट्रांग है। देखते हैं क्या कुछ और अपडेट सामने आते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन दोनों ही सिचुएशन पर आपने हमें डिटेल जानकारी दी उसके लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर।